प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद कविता। नागार्जुन ने इस कविता में अकाल जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, तो जब अकाल आता है तो किस तरह से परिस्थितियाँ हो जाती हैं, इसका इसमें चित्रण किया है। तो नागार्जुन ने इस कविता में अकाल और उसके बाद की दोनों तरह की परिस्थितियों का इसमें चित्रण किया है। मात्र 8 पंक्तियों की ये कविता इतना कुछ बयान करती है कि इसके लिए ये उक्ति चरितार्थ है, जैसे कि बिहारी सतसई की के लिए कि गागर में सागर भरना। तो उसी तरह की ये कविता है कि किस तरह से अकाल आने से या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर केवल मनुष्य ही परेशान नहीं होता, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सभी परेशान होते हैं या सभी दुखी होते हैं, सभी के जीवन में परिवर्तन आता है। तो उसी का चित्रण इस कविता में ऐसा लगता है जब हम इसको पढ़ेंगे तो जैसे वो सब घटनाएं परिस्थितियाँ सजीव हो उठी हो कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल के समय का चित्रण किया गया है कि जब अकाल था तो उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ थी या किस तरह उस समय परिवेश था। और जब अकाल बीत गया, अकाल चला गया, बुरी परिस्थिति खत्म हो गई, तो उसके बाद का चित्रण आगे आने वाली पंक्तियों में उन्होंने किया है। इनसे हम ये सीख सकते हैं इस कविता से कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता है। समय दुख, ये जो समय है वो बदलता रहता है। जिस तरह से अच्छी परिस्थितियाँ हमेशा नहीं रहती, उसी तरह से बुरी परिस्थितियाँ भी इंसान के जीवन में हमेशा नहीं रहती है। इसलिए हमें बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए। जैसे आज के दौर में भी, इस कोरोना के दौर में भी हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें अपने घर पर रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। और अब आगे का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कोए ने खजुलाई पांखें, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कि अकाल और उसके बाद इस कविता का जो शीर्षक है वो भी बिल्कुल इसी तरह से कि शुरू की जो 4 पंक्तियां हैं उनमें अकाल का चित्रण है, अकाल के समय का चित्रण है, और आखिर की जो 4 पंक्तियां हैं उनमें उसके बाद का चित्रण किया है। और नागार्जुन जी बिल्कुल ठेठ भाषा में इतना सुंदर चित्रण करते हैं कि अकाल के समय किस तरह की परिस्थितियां थी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कि अकाल के समय घर में अनाज नहीं था और अनाज न होने के कारण चूल्हा जल ना सका। और जब चूल्हा नहीं जला, कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, तो ऐसा लग रहा था जैसे चूल्हा भी रो रहा हो कि मेरा होने का क्या उपयोग है जब मैं आप लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर सकता। चक्की रही उदास, और चक्की से अनाज, जब घर में अनाज था ही नहीं तो चक्की से पीसते क्या, इसलिए चक्की भी कई दिनों तक चल नहीं पाई। और चक्की जब चल नहीं पाई तो ऐसा लग रहा था कि चक्की भी कैसे पड़ी है, जैसे उदास पड़ी है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब तीसरे एक उपेक्षित प्राणी का इसमें चित्रण किया है कि कानी कुतिया, क्योंकि कोई उसको बेचारी को पूछता नहीं था और उस समय अनाज और ये नहीं था, चारों तरफ दुख के बादल मंडरा रहे थे और लोग और पशु पक्षी सभी परेशान थे। तो उस जब इंसानों के लिए अनाज नहीं था तो बेचारी कानी कुतिया को कौन खाना खिलाता। यानी जब अकाल आता है, कोई भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसमें सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं होता, उसमें वहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु भी परेशान होते हैं। ये कविता नागार्जुन जी ने 1952 में लिखी थी।
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब कवि कह रहे हैं कि काफी दिनों तक भीत दीवार पर छिपकलियों की गश्त लगती रही, क्योंकि जब घर में कुछ भी खाने को नहीं था तो घर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु यानी छिपकलियों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और कई दिनों तक चूहों की भी हालत कैसी रही? शिकस्त रही, क्योंकि घर में एक अनाज का दाना नहीं था। जब इंसानों को वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला तो बेचारे चूहों और जानवरों को खाने के लिए कहाँ से मिलता। इसलिए चूहों की भी हालत कैसी रही? शिकस्त रही, उनको खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब अगली 4 पंक्तियों में नागार्जुन जी विषम परिस्थितियों के गुजर जाने के बाद और एक आशा की किरण, निराशा के बाद एक आशा की किरण लेके आते हैं। और इन 4 पंक्तियों में किस तरह से चित्रण करते हैं कि जब अकाल बीत गया तो उसके बाद जब कई दिनों के बाद घर में दाने आए तो किस तरह से घर में खुशियाँ आ गई। और किसी भी चीज़ का महत्व हमें तभी ज़्यादा समझ में आता है जब वो हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि जब इन लोगों के पास हो सकता है पहले खूब सारा अनाज रहा हो तो उस समय इन्होंने उसका कद्र नहीं की। जिस तरह से आज हम लोग पानी की कद्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले वर्षों में हमारे लिए पानी की समस्या बहुत ही भयावह हो जाए। और जब जो चीज़ नहीं होती है तब हमें उस चीज़ की कीमत समझ में आती है। तो जब इन लोगों के पास अनाज के दाने नहीं थे और जब अकाल का समय बीत गया, धीरे धीरे निराशा का जो समय था वो बीत गया और आशा का जब समय आशा आने लगी या अकाल बीत गया, तो उसके बाद जब घर में दाने आए तो उस समय का कितना सुंदर चित्रण कवि ने किया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। आज कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आए थे। सोचो उस समय उस घर में रहने वाले लोगों की, उन जीव जंतुओं के चेहरे पर किस तरह की खुशी होगी। इनको सुनकर हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये चित्र हमारे सामने सजीव हो उठे कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कवि कह रहे हैं कि दाने आए घर के अंदर, कि घर के अंदर बहुत दिनों के बाद आज अनाज आया था, दाने आए थे। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, आज आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद धुआं उठा था, यानी आज वहाँ खाना पक रहा था। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और ऐसा लगा जब वहाँ खाना बन रहा था और चूल्हे में धुआं उठ रहा था तो कि जैसे पूरे घर की आंखें ही चमक उठी। उस घर में रहने वाले इंसानों के साथ साथ उन जीव जंतुओं की भी आंखें जैसे चमक उठी हो और वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई हो कि आज तो हम सबको भी खाना मिलेगा। कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। और कौवा जो वहाँ सामने ही पेड़ पर बैठा था उसने भी जैसे अपनी पांखें खुजलाई हो, वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो कि आज तो मुझे भी रोटी मिलेगी। क्योंकि भारतीय परंपरा में ये रहा है कि पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए और तीसरी रोटी पशु पक्षियों के लिए बनाई जाती है। तो उस परंपरा का सुंदर चित्रण भी कवि ने इसमें किया है कि किस तरह से इंसान के पास जब सुविधाएं आ जाती हैं, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब इंसान का स्वयं का पेट भर जाता है तो वो दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है। और अकाल या निराशा की परिस्थितियां कहीं भी हो वहाँ इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।